हेलो एवरीवन। मेरा नाम संस्कृति है। कल हम एमपीपीएससी प्री यूनिट 1 में भारतीय सांस्कृतिक विरासत के कला प्रारूप के अंतर्गत मूर्ति कला और वास्तुकला को कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है संगीत कला। संगीत कला का सबसे पहले देखें तो उसका साहित्यिक प्रमाण हमें सामवेद में मिलता है, क्योंकि सामवेद में हमें सारे जितने भी स्वर हैं उनकी जानकारी मिलती है। इसके बाद अगर हम देखें तो भरत भरत का जो नाट्य शास्त्र है उसमें हमको संगीत की जानकारी मिलती है, साथ ही साथ इसमें नृत्य की भी हमें जानकारी मिलती है। सबसे पुराना संगीत अगर हम देखें तो वो है शास्त्रीय संगीत, जिसके तीन मुख्य स्तंभ है, राग, ताल और स्वर। भारत में अगर हम संगीत को देखें तो शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत, शास्त्रीय और लोक संगीत का मिश्रण और आधुनिक संगीत, इन चार रूपों में हमको संगीत दिखाई देता है। सबसे महत्वपूर्ण है शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत जो है उसकी दो शाखाएं देखने को मिलती हैं। एक होता है हिंदुस्तानी संगीत और एक होता है कर्नाटक संगीत। ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। जो हिंदुस्तानी संगीत है वो हमारे उत्तर भारत में प्रचलित है। वहीं अगर हम देखेंगे कर्नाटक संगीत तो कर्नाटक संगीत जो है वो साउथ में हमको देखने को मिलता है। जो हिंदुस्तानी संगीत है तो उसमें अरबी फारसी प्रभाव ज्यादा देखने को मिलता है। कर्नाटक संगीत जो है वो कैसा है, स्वदेशी, एकदम प्योर है। इसके बाद अगर हम देखें तो हिंदुस्तानी संगीत में बहुत सारी उपशैलियां होती हैं और उसमें बहुत सारे फिर घराने आते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, ग्वालियर घराना, बनारस घराना। तो ये हिंदुस्तानी संगीत में अलग अलग शैलियां भी देखने को मिलती हैं। पर अगर हम कर्नाटक संगीत की बात करते हैं तो उसमें एक विशेष निर्धारित शैली ही होगी, उसमें बहुत सारी शैलियां हमको नहीं देखने को मिलती हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो हिंदुस्तानी संगीत में समय का पालन होता है, पर कर्नाटक संगीत में जो है वो समय की कोई लिमिट नहीं है कि इतने समय में ही गायन खत्म होना चाहिए, ऐसा नहीं है। इसके बाद हिंदुस्तानी संगीत में अगर हम देखें तो इसमें मुख्य वाद्य यंत्र जो है वो तबला, सारंगी और सितार है। वहीं अगर हम कर्नाटक संगीत की बात करें तो इसमें है वीणा, मृदंग और मैंडोलिन। हिंदुस्तानी संगीत में 6 प्रमुख राग है, वहीं अगर हम देखें कर्नाटक संगीत में तो 72 राग है। तो शास्त्रीय संगीत में हिंदुस्तानी संगीत और कर्नाटक संगीत की तुलना है। इसके बाद हम देखते हैं हिंदुस्तानी संगीत की शैलियां। हिंदुस्तानी संगीत में अलग अलग शैलियां या उपशैलियां देखने को मिलती हैं। इसमें अगर हम देखें तो ध्रुपद, ध्रुपद जो है सबसे पहले हमको ये देखना होगा कि इसका उद्गम, तो ये जो है वो मंदिरों में गाया जाने वाली शैली है। ये स्वर और रागों में शुद्धता रखता है। अगर हम देखें तो हरिदास के द्वारा, तानसेन के द्वारा, बेजू बावरा के द्वारा, इन सभी के द्वारा जो है वो ध्रुपद शैली का बहुत ज्यादा विकास किया गया। वहीं अगर हम देखते हैं ख्याल शैली, तो ख्याल का अर्थ होता है कल्पना करना, विचार करना। इस शैली का उद्भव जो है वो अमीर खुसरो के द्वारा किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ख्याल शैली का जो जनक कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को। इसके बाद आता है तराना शैली। तराना शैली जो होती है वो ऐसी शैली होती है जो बहुत तेजी से गाई जाती है, तीव्र गति होती है जिसकी। कुछ अर्धशास्त्रीय शैलियां भी है, जैसे कि ठुमरी। तो ठुमरी का जो भाव होता है वो रुमानी या भक्ति वाला होता है। इसकी जो भाषा होती है वो हिंदी या फिर ब्रज या फिर अवधी हो सकती है। अब इसमें फिर से एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि ठुमरी जो है उसकी प्रमुख अगर हम देखें समर्थक वो कौन है, बेगम अख्तर। अगर हम देखते हैं टप्पा शैली की, तो टप्पा शैली का क्षेत्र यहाँ पे महत्वपूर्ण होगा कि टप्पा शैली कहाँ गाई जाती है, तो वो उत्तर पश्चिमी भाग में, तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में हमको ये ज्यादातर देखने को मिलती है। राजस्थान वाले साइड ये ज्यादा गाई जाती है, ऊंट सवारों के द्वारा ये शैली को गाया जाता है। अगर हम देखते हैं गजल, तो गजल का जो भाव है वो विरह रहता है और इसके प्रमुख गायकों में अगर हम देखें तो अमीर खुसरो है। तो हिंदुस्तानी शैली में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो ये है कि ख्याल, तो ख्याल गायकी जो है उसके जनक अमीर खुसरो को माना गया है। और अगर हम इसमें दूसरा महत्वपूर्ण देखें तो टप्पा, ये इसका एरिया हमको याद होना चाहिए कि किस क्षेत्र में गाया जाता है, तो उत्तर पश्चिमी भारत में गाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ लोक संगीत। अब ये लोक संगीत से सीधे सीधे प्रश्न आते हैं, जैसे कि कोई लोक संगीत का नाम दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि किस क्षेत्र से संबंधित है, कौन सी जनजाति के द्वारा। कुछ कुछ लोक संगीत ऐसे हैं जहाँ पे जनजाति भी पूछ ली जाती है कि किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है। हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है बाउल। तो बाउल जो है वो पश्चिम बंगाल में गाया जाने वाला लोकगीत है, लोक संगीत है, और ये भक्ति आंदोलन का इस पे बहुत ज्यादा प्रभाव है। इसके बाद आता है वनावन। वनावन जो है वो कश्मीर में गाया जाता है। अगर हम पंडवानी की बात करें तो पंडवानी जो है वो छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। और तीजनबाई जो है वो इसमें महत्वपूर्ण समर्थक है इसकी। महाभारत और भीम पर आधारित इसमें जो है वो कथाएं गाई जाती है। आल्हा गायन ये एक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का गायन है। इसका विषय क्या होता है, तो ये वीर गाथा
पर आधारित इसमें गीत होते हैं। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है आल्हा गायन, और आल्हा गायन जो है वो मध्य प्रदेश में गाया जाता है, और इसका जो विषय है वो क्या है, वीर गाथा गीत। इसके बाद आता है पनिहारी। पनिहारी का मतलब होता है जब राजस्थान में जो महिलाएं पानी भरने के लिए जाती हैं, तब वो जो गीत गाती है वो होते हैं पनिहारी गीत। तो पनिहारी गीत जो है वो राजस्थान में गाया जाता है। वहीं हम देखते हैं महाराष्ट्र और गोवा में, तो महाराष्ट्र और गोवा में ओवी गीत गाया जाता है। इसके बाद आता है पाई गीत। तो पाई गीत मध्य प्रदेश का है और वर्षा ऋतु में गाया जाता है। इसमें से जो मध्य प्रदेश वाले गीत है वो हमारे लिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे आल्हा अभी हमने देखा, इसके बाद हमने देखा था पाई गीत। अभी हम देखते हैं लावनी। तो लावनी जो है वो महाराष्ट्र में गाया जाता है। मांड गीत जो होता है वो राजस्थान में गाया जाता है, और राजपूत शासकों की महिमा मंडन के लिए इसे गाया जाता था। डांडिया, ये तो हम सभी जानते हैं कि ये जो गीत है वो गुजरात में गाया जाता है। पोवड़ गीत महाराष्ट्र में गाया जाता है। अब ये एक महत्वपूर्ण है गीत खोंगजम पर्व। तो खोंगजम पर्व जो है ये मणिपुर में हमको देखने को मिलता है। तो खोंगजम पर्व पे ये जो गीत है वो मणिपुर में गाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं भावगीत। भावगीत जो है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र में गाया जाता है। मांडो गीत गोवा में गाया जाता है। कोलाट्टम, इस प्रकार का जो देखने को मिलता है वो हमेशा हमें साउथ में ऐसे गीत देखने को मिलेंगे जिसके लास्ट में अट्टम वर्ड आता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में गाया जाता है, ये कर्नाटक में गाया जाता है और तमिलनाडु में गाया जाता है। दो गीत और हैं, सोहर और सुकर के बिहा, ये दोनों ही गीत बिहार में गाए जाते हैं। और टिकिर नामक गीत जो है वो असम में गाया जाता है। ये सारे जो है वो लोक गीत है। इसके बाद हम देखते हैं संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1952 में हुई थी। अब इसमें कुछ संगीत से जुड़े समुदाय हैं, जैसे कि हम देखते हैं मुरिया जनजाति। तो ये जो मुरिया जनजाति है, ये मुरिया मारिया जनजाति जो हमें पता है कि गोंड की ही एक उपजाति है, उपवर्ग माना जाता है। तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ में निवास करती है, और ये जातियां जो है वो रेलो गीत गाती है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि रेलो गीत किस जनजाति के द्वारा गाया जाता है, तो मुरिया जनजाति के द्वारा। और ये मुरिया जनजाति कहाँ रहती है, तो छत्तीसगढ़ में रहती है। इसके बाद लांघा। ये लांघा कौन है, तो मुस्लिम जनजाति समुदाय है लांघा, और ये जो है वो गुजरात और राजस्थान में गीत गाते हैं। वहीं पर जोगी और भोपा, ये जो है वो राजस्थान के समुदाय है। इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं भारतीय नृत्य कला। तो अभी हमने संगीत कला कंप्लीट किया, अब हम देखते हैं भारतीय नृत्य कला। तो नृत्य का पहला औपचारिक उल्लेख हमको नाट्य शास्त्र। अभी हमने देखा कि नाट्य शास्त्र में हमें संगीत की भी जानकारी मिलेगी और नृत्य की भी जानकारी मिलेगी। भारतीय शास्त्रीय नृत्य को अगर हम देखें तो उसमें दो स्वरूप देखने को मिलते हैं। एक होता है लास्य। लास्य जो होता है उसमें हमें नारी सुलभ विशेषता, मतलब वो जो नृत्य होगा उसमें नारी सुलभ विशेषता देखने को मिलेगी। वहीं पर तांडव में जो है वो नर अभिमुखता का जो है वो स्वरूप दिखाई देता है। तो शास्त्रीय नृत्य के दो स्वरूप है, एक होता है लास्य और एक होता है तांडव। अब नृत्य पर एक बुक लिखी है नंदिकेश्वर ने, अभिनय दर्पण। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि कोई बुक है तो उसके ऑथर कौन है, तो अभिनय दर्पण जो है इस बुक को जो है वो किसने लिखा है, नंदिकेश्वर ने। अब संगीत नाटक अकादमी के अनुसार कितनी नृत्य की विधाएं हैं, तो उन्होंने तो 8 शास्त्रीय नृत्य विधाएं बताई है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पहली नृत्य विधा है भरतनाट्यम। अब हमें इन नृत्य विधाओं में ये ध्यान रखना है कि ये कौन से स्थान पे इसे परफॉर्म किया जाता है, इसकी कोई अगर विशेषता है तो वो देखना है, और इसके यदि कोई महत्वपूर्ण समर्थक है तो उनका नाम। तो ये 3 फैक्ट्स हमको किसी भी नृत्य विधा के बारे में याद रखने होंगे। जैसे कि भरतनाट्यम की हम बात करते हैं तो ये स्थान है तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम जो है वो तमिलनाडु में परफॉर्म किया जाता है। अन्य नाम है तो इसे दाशी अट्टम भी कहते हैं। दाशी अट्टम कहने का इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि देवदासियों के द्वारा पहले इसे परफॉर्म किया जाता था, इसलिए इसे दाशी अट्टम भी कहते हैं, तंजोर नाट्यम कहते हैं और अग्नि नृत्य भी कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या है कि इसमें जो घुटने हैं वो अधिकांशतः मुड़े हुए होते हैं। इसकी जो मुद्राएं हैं उसमें 3 उंगलियों को जोड़कर जो है वो ओम का प्रतीक बनाया जाता है, और इसके जो समर्थक हैं वो रुक्मणी देवी अरुंडेल है। तो भरतनाट्यम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो है तमिलनाडु। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, सेकंड है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। कुचिपुड़ी का जो विषय है वो भागवत पुराण की कहानियां हैं। मतलब ये जो डांस परफॉर्म किया जाता है उसमें भागवत पुराण से संबंधित जितनी भी कहानी कथाएं हैं उसके आधार पर डांस किया जाता है। इसके समर्थक है बाला सरस्वती और रागिनी देवी। इसके पश्चात कथकली। कथकली जो है वो केरला में होती है। विषय इसका है महाकाव्य और पुराण। इसकी विशेषता अगर हम देखें तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कथकली की, कि ये सिर्फ पुरुषों के द्वारा परफॉर्म की जाती है।
हमने देखा भी होगा मूवीज वगैरह में कि जो बड़े बड़े से मुखोटो पहन के रखते हैं वो, और फेस पे बहुत ज्यादा मेकअप होता है, ये जो है वो पुरुषों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। और सिर पे बड़ी सी टोपी या फिर मुखौटा पहन के ये परफॉर्म किया जाता है। तो हमें इसका महत्वपूर्ण फैक्ट ये याद रखना है कि ये सिर्फ पुरुषों के द्वारा परफॉर्म करते हैं, और ये केरल में परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद आता है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम जो है ये भी केरला का है। इसमें लालित्य और कोमलता देखने को मिलती है। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें श्वेत वस्त्र पहन के ये परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद आता है ओडिसी। ओडिसी जैसे कि इसके नाम से समझ में आ रहा है कि ये जो है वो उड़ीसा में परफॉर्म किया जाता है, और मुख्य रूप से ये इसे महारियों के द्वारा परफॉर्म करते हैं। इसके बाद आता है मणिपुरी। तो मणिपुरी मणिपुर में परफॉर्म किया जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट जो विशेषता लगती है वो क्या है कि चेहरा पतले घूंघट से ढका जाता है, एक नेट की चुनरी होती है और उसे ओढ़कर जो है इससे परफॉर्म किया जाता है। और विषय क्या है कि इसमें जो है वो रासलीला परफॉर्म की जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कथक। कथक जो है इसका स्थान है उत्तर प्रदेश। कथक में अगर हम देखें तो फारसी वेशभूषा भी हमें दिखाई देती है। अगर हम इसके समर्थक देखें तो बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, ये सब जो है वो कथक के समर्थक हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो 8वां शास्त्रीय नृत्य है वो है सत्रिय। अब अगर हम देखें तो सत्रिय जो है वो असम में परफॉर्म किया जाता है, और ये भक्ति आंदोलन से प्रेरित है। इन 8 शास्त्रीय नृत्य के स्थान, ये कहाँ परफॉर्म किए जाते हैं, इनके समर्थक कौन है और इनकी विशेषता, ये हमें अच्छे से याद करनी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। संस्कृति मंत्रालय। तो अभी हमने देखा कि जो हमारी संगीत नाटक अकादमी है, उन्होंने जो है वो शास्त्रीय नृत्य के प्रकार बताए कि कितने शास्त्रीय नृत्य है, तो 8 है। पर अगर हम देखें कि संस्कृति मंत्रालय कितना बताता है, तो संस्कृति मंत्रालय ने शास्त्रीय नृत्य के तौर पे 9 नृत्य को जो है वो शास्त्रीय नृत्य की मान्यता दी है। तो 8 तो वही नृत्य जो भी हमने देखे, और एक नृत्य और हम जोड़ ले तो 6 नृत्य भी इसको जोड़ते हैं। तो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मान्यता प्राप्त शास्त्रीय नृत्य कितने हैं? 9। अब अगर हम देखें भारत के लोक नृत्य, तो सबसे पहले देखते हैं छऊ। ये बहुत सारे हैं, इसलिए हमको रोज कम से कम 5 से 10 मिनट निकाल के इन्हें जो है वो रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि नृत्य संगीत कौन से क्षेत्र में गाए जाते हैं तो ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। इसलिए हमें इसे रोज रिवाइज करना चाहिए, कम से कम 5 मिनट 10 मिनट का समय निकाल के। सबसे पहले हम देखते हैं छऊ नृत्य। छऊ लोक नृत्य जो है इसे मुखौटा नृत्य भी कहते हैं। ये पौराणिक कहानियों का वर्णन करता है। अब इसका कोई एक क्षेत्र नहीं है, इसकी 3 शैलियां दिखाई दे रही है जो अलग अलग क्षेत्र में परफॉर्म होती है। अगर हम देखें तो सराउ केला छऊ, तो सरायकेला छऊ जो है वो झारखंड में परफॉर्म किया जाता है। वहीं पर अगर हम देखें सरायकेला छऊ जो कि झारखंड में परफॉर्म किया जाता है, मयूरभंज छऊ जो कि ओडिशा में परफॉर्म किया जाता है, और पुरुलिया छऊ जो कि पश्चिम बंगाल में परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद हम देखें तो गरबा। गरबा जो लोक नृत्य है वो गुजरात में परफॉर्म करते हैं। ये नवरात्रि के अवसर पे परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद आता है तरंग मेला। ये इंपॉर्टेंट है कि तरंग मेला जो है वो कहाँ परफॉर्म होता है, तो उसे जो है वो गोवा में परफॉर्म किया जाता है। अगर हम देखें तो घूमर या गंगौर, तो घूमर या गंगौर जो है वो राजस्थान में भील जनजाति की महिलाओं से संबंध रखता है। इसके बाद आता है कालबेलिया। ये भी एक महत्वपूर्ण है डांस फॉर्म है, कि कालबेलिया नृत्य जो है वो कहाँ का है, तो राजस्थान का है। वहां पे जो सपेरा जनजाति है ना, वो इस नृत्य को परफॉर्म करती है। इसके बाद आता है चारवा लोक नृत्य। तो ये हिमाचल प्रदेश का है, और ये दशहरे का उत्सव पे मनाया जाता है, परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद आता है भांगड़ा या गिद्दा। तो ये पंजाब में होता है। ये जो गिद्दा है वो महिलाओं के द्वारा, ये भांगड़ा का ही जो है वो फीमेल वर्जन है, मतलब महिलाएं जो है वो इसको परफॉर्म करती हैं। इसके बाद रासलीला। तो रासलीला जो है वो उत्तर प्रदेश में परफॉर्म करते हैं। इसके बाद है दादरा। ये भी उत्तर प्रदेश का है। जावरा, ये मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश में फसल कटाई के समय ये जो है वो नृत्य किया जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का है। तो जावरा जो लोक नृत्य है वो मध्य प्रदेश में है, फसल कटाई के समय नृत्य किया जाता है। एक है मटकी। मटकी जो है वो मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में परफॉर्म करते हैं। एक है गौर मारिया। ये महत्वपूर्ण है, ये छत्तीसगढ़ का है। इसमें क्या करते हैं, भैंसों के सिंग जो है उसको धारण करके नृत्य करते हैं, और ये मारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसके बाद आता है अलकाप। अलकाप जो है वो झारखंड और पश्चिम बंगाल में इस नृत्य को किया जाता है। बिरहा नृत्य जो है वो बिहार का नृत्य है। पैका नृत्य, ये महत्वपूर्ण है। पैका नृत्य कहाँ का है, उड़ीसा का है। फिर है जाट जाटिय नृत्य जो कि बिहार का है। एक झूमर नृत्य है जो कि झारखंड और उड़ीसा का है। डंडा जात्रा नृत्य जो कि उड़ीसा का है। बिहू नृत्य, अब ये इंपॉर्टेंट है कि बिहू नृत्य कहाँ का है, तो वो है असम का। सिंगी छाम नृत्य जो कि सिक्किम का है। कुम्मी नृत्य जो तमिलनाडु और केरल का है। और मयिलट्टम जो नृत्य है वो केरल और तमिलनाडु का है। इसके बाद
बुर्रा कथा, ये इंपॉर्टेंट है कि बुर्रा कथा लोक नृत्य कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। बुट्टा बोम्मालू नृत्य जो है वो आंध्र प्रदेश का है। पदियानी नृत्य केरला का है। कोलकाली परिचा काली नृत्य ये केरल और लक्षद्वीप का है। फिर ये इंपॉर्टेंट है भूत आराधनी, ये नृत्य कहाँ का है, कर्नाटक का है। इसके बाद आता है चकियार कुथु, ये केरल का है। झूमर नृत्य जो है वो पंजाब का है। कर्मा नाच छोटा नागपुर पठार का है। राउत नाच, ये फिर इंपॉर्टेंट है कि राउत नाच कहाँ का है, तो ये छत्तीसगढ़ का है। दुम्हल नृत्य जम्मू कश्मीर का है। चेराव नृत्य मिजोरम का है और दलखई नृत्य उड़ीसा का है। इस प्रकार हमने आज संगीत कला और नृत्य कला को कंप्लीट किया है। यदि मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।